नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बाद एक्शन में अमित शाह, हिंदुओं के हो रहे पलायन और टारगेट किलिंग पर की हाई लेवल मीटिंग। ज्ञानवापी को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, हर एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना। उगाही मामले में अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, लगाया 100 करोड़ की वसूली का आरोप। कांग्रेस को हरियाणा में सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को किया रायपुर शिफ्ट। पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने वाली बात पर आसिफ अली जरदारी का इमरान खान पर जोरदार हमला, कहा इमरान खान बोल रहे पीएम मोदी की भाषा। आज की सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर हुई हाई लेवल मीटिंग की। आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 8 टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के अलावा रॉ के चीफ सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार के अलावा सैन्य और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़े फैसले लिए गए हैं। डॉक्टर साहब, इस हाई लेवल मीटिंग में क्या फैसले लिए गए और इनसे जम्मू कश्मीर के हालातों में क्या सुधार आएगा? देखिए, आज जो मीटिंग अमित शाह ने ली है वो बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग थी। इसमें सीआरपीएफ, आर्मी और तमाम एजेंसियां, रॉ, आईबी और साथ ही साथ इसमें एनएसए, अजीत डोभाल भी मौजूद थे। मतलब ये कोई आम बैठक नहीं है, ये ऑल पार्टी मीटिंग टाइप से नहीं कि इसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया या कुछ दिया गया, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि अंदर क्या फैसले लिए गए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि लगातार जो हिंदुओं को टारगेट करके जो मारा जा रहा है, इस पर इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए। आंदोलन भी हो रहे हैं, लोगों की मांगे भी हैं, तो फैसला ये लिया गया है कि जो तमाम लोग जो सरकारी महकमे में हैं, बैंक में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनको वैली से हटाकर कहीं वापस सुरक्षित जगहों में उनकी ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही साथ इंटेलिजेंस जिसके आधार पे सिक्योरिटी एजेंसियां आतंकियों को पकड़ती है, उसको चाक चौबंद किया जाएगा और एक नो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब आने वाले दिनों में जिस तरीके से आर्टिकल 370 लगने के बाद करीब 300 के आसपास आतंकियों का सफाया किया गया था, तो इसी तरह से आतंकवाद के साथ रिश्ता रखने वाले, आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले, उसके समर्थक या उसकी फंडिंग करने वाले तमाम लोगों को टारगेट करके चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मूड में है कि बुलेट का जवाब अब बुलेट से दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ अमित शाह की टारगेट किलिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा जोरों से हो रही है। बयान ज्ञानवापी और उसके बाद हुए कई विवादों को लेकर है। मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है, कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों करनी है, विवाद क्यों बढ़ाना है। अब आरएसएस मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करने वाला है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें स्वीकार होगा। डॉक्टर साहब, मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या मायने हैं? देखिए, मायने बिल्कुल साफ है। आरएसएस नहीं चाहता कि इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे तनाव बढ़े, और मोहन भागवत साहब ने जो बातें कही उससे मुस्लिम पक्ष बड़ा सख्ते में आ गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए। एक तरफ पीएफआई के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं कि चीन से पैसे लेकर के देश के अंदर में बवाल मचा रहे हैं, उसके समर्थन में तमाम सेकुलर गैंग, सेकुलर पार्टियां, नेता खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब पीएफआई की बात की जाती है, इमीडिएटली आरएसएस की बात शुरू हो जाती है। लेकिन आज देश को मोहन भागवत साहब ने बताया कि किस प्रकार से
आरएसएस के लिए देश की शांति सुरक्षा वो ज़्यादा अहमियत है मंदिर मस्जिद का विवाद पीछे। 2-3 बातें बहुत ही पते की उन्होंने कही कि एक कि दोनों समुदाय को बैठ करके इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर में, ये तो पहले हिंदू ही थे, इनको तो कन्वर्ट किया गया, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मसला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला स्वीकार होना चाहिए। अब इसमें 2-3 बातें समझने की है। बहुत ही सही तरीके से मोहन भागवत साहब ने ये काशी का जो विवाद चल रहा है ज्ञानवापी का, उसके समर्थन में भी बयान दे दिया और मुसलमानों को एक ऐसे डॉक में लाकर के फंसा दिया कि जहां वो ना हिंदू संगठनों को क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, ना ये दावा कर पा रहे हैं कि भाई हम मस्जिद, अगर वो कहेंगे कि भाई वह नहीं मस्जिद की मस्जिद रहेगी तो वो खुद बुरे हो जाएंगे, और ना ही वो ये कह पा रहे हैं कि भाई कोर्ट का फैसला हमें मान्य नहीं होगा। मतलब ये कि अब जिस तरीके से, जिस खेल से लेफ्ट लिबरल कबाल पहले हिंदू कम्युनिटी को घुमाया करता था, अब ठीक वैसे ही तर्क और दलीलों से मुस्लिम समुदाय को बाकायदा उनको आईना दिखाने का काम आरएसएस ने आज किया है। जी बिल्कुल। मोहन भागवत के बयान के बाद बात अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलों की कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने कल अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की ओर से देशमुख के खिलाफ लगाए गए 100 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी के आरोप में जांच के सिलसिले में चार्जशीट दायर की गई है। सीबीआई ने देशमुख और उनके करीबी सहयोगियों संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे के खिलाफ भ्रष्टाचार के कानून के तहत आरोप दायर किए हैं। डॉक्टर साहब, अब देशमुख का क्या होगा, बच पाएंगे? अभी बचे हुए कहाँ हैं वो? बेचारे आर्थर रोड जेल में सो रहे हैं। कपिल सिब्बल बेल के लिए गए थे कि इन्हें बेल दे दिया जाए, तबीयत खराब है, बूढ़े हो गए हैं, 73 साल के, उनका मन नहीं लग रहा जेल के अंदर में, बहुत दिन हो गए, और प्राइमा फेसी आर्गुमेंट ये अब तक दे रहे थे ये अघाड़ी वाले, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार कि अनिल देशमुख तो इनोसेंट है। लेकिन इस चार्जशीट को देख करके नहीं लग रहा, क्योंकि चार्जशीट से पहले भी जो जानकारियां आई, दिक्कत क्या है, अनिल देशमुख का जो केस है वो ओपन एंड शट केस इसलिए है कि पैसे जिसने दिए, पैसा जिसने उगाही की, पैसा जिसने बांटा, पैसा का जहां इस्तेमाल हुआ, जिस हिसाब से अनिल देशमुख उसके परिवार के लोग लगातार कलकत्ता की शेल कंपनियों में उन पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही साफ साफ केस है कि उगाही हुई, वसूली हुआ और इसके पीछे अनिल देशमुख का आदेश है। अब सवाल बस इतना सा है, अनिल देशमुख ये सारा कीचड़, ये सारा पाप अपने सिर पे लेते हैं, या फिर वो आगे भी नाम बताते हैं कि भाई हम तो एक अदना सा मंत्री थे, हम कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, हमको तो बना दिया गया गृह मंत्री, हम तो किसी और का आदेश पालन कर रहे थे। तो वो बड़े नाम अगर अनिल देशमुख लेते हैं तब तो कुछ बचने की चांसेस है, सरकारी गवाह बन जाएगी, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम किसी और के लिए ले रहे थे, तब तो मसला बनता है। अदरवाइज ये जो पूरा वसूली कांड जो हुआ, उसके किंग पिन के रूप में अनिल देशमुख इसमें फंसेंगे और ताउम्र वो इस सो कह सकते हैं कि बदनामी से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। एक तरफ अनिल देशमुख के ऊपर भारी मुसीबत आन पड़ी है, तो वहीं राज्यसभा चुनावों के चलते कांग्रेस को अपने विधायकों से ही डर लगने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में अपने विधायकों को उदयपुर के एक होटल में नजरबंद कर दिया, तो वही काम अब हरियाणा में भी कांग्रेस ने कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के सारे विधायकों को रायपुर के होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि 31 विधायकों में से उनके 3 विधायकों ने बगावती सुर अपना लिए हैं और गायब हो गए हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के विधायक ही पार्टी को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी हो गई है। आप देखिए, आज
उत्तराखंड में धामी साहब के चुनाव का रिजल्ट आया, जमानत जब्त हो गई। कहाँ ये सरकार बनाने का दावा करते थे, 3000 वोट के आसपास आया है, 55,000 वोट के आसपास वो जीते हैं। मतलब जितना इनको वोट आया, मार्जिन 15 गुना के आसपास है जी। अब और जो राजकुमार है वो कहीं अंतर्ध्यान है, दुनिया के किस शहर में पता नहीं है देश को, लेकिन खबर राजस्थान और हरियाणा से आ रही है। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ मिस्टर लापता होते चले जा रहे हैं एमएलए। कई सारे एमएलए जो राजस्थान के, जिनको उदयपुर लेके जाना था, वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ से भी गायब हो गए। हरियाणा के भी तो गायब हैं। संकेत तो बिल्कुल साफ है। कल भी हमने पंचनामा में कहा था कि ठीक वैसा ही माहौल बन गया है जैसा पिछली बार हरियाणा में बचा था, कि जब कांग्रेस पार्टी में के द्वारा सोनिया गांधी का उम्मीदवार हार गया और सुभाष चंद्रा जीत गए। तो सुभाष चंद्रा खेला करेंगे राजस्थान में और उसी तरीके से खेला होने वाला है हरियाणा में। जो नाव, जो जहाज जब वो डूबने लगता है तो सबसे पहले कौन भागते हैं? तो चूहे भागते हैं। तो ये जो एमएलए जो हैं वो डूबती हुई नाव से अपना पिंड छुटा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। और इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिलेगा कि अगर उनको बीजेपी में आना है तो अपनी वफादारी कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को वो साबित कर सकते हैं। बहुत बुरा हाल है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डायरेक्शनलेस जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में इस समय गर्मी का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पद से हटाए जाने के बाद देश भर में आजादी मार्च करके जिहाद कर रहे हैं। इस बीच इमरान खान ने एक बयान दिया कि अगर सरकार सही फैसले नहीं लेगी तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि इमरान खान पीएम मोदी की भाषा बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान मोदी की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है जरदारी को? वो इसलिए लग रहा है कि देखिए, वहां की राजनीति हिंदुस्तान सेंट्रिक होती है। ये इमरान खान जब ये सत्ता में आए तो उनका सबसे जो नारा हिट हुआ, जिसकी वजह से ये चुनाव जीते, उन्होंने नवाज शरीफ को कहा मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। यही नारेबाजी होती थी। अब उन्होंने अचानक से ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर के पाकिस्तान की मीडिया भी नाराज़ हो गई, आम जनता को भी लग रहा है ये कैसा शख्स है। मैं बार बार कहता हूँ, वो पाकिस्तान का केजरीवाल है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई प्रधानमंत्री रह चुका व्यक्ति अपने ही देश के बारे में ये कह सकता है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जी। हिंदुस्तान में तो विपक्ष कोई कहता है तो वो जिंदगी भर चुनाव हारने के लायक बन जाता है, कभी वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। ये टुकड़े टुकड़े के चक्कर में ही तो ये कन्हैया कुमार जो है वो फंस गया। तो ये कह रहा है इमरान खान कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा अगर अभी इमीडिएटली चुनाव नहीं होते हैं। तो अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो भाई ऐसी बातें करना तो देशद्रोह के बराबर है जी। और दूसरी बात, आपने इस मुकाम पे कहा जहां चुनावी सरगर्मियां, वहां पे आप लोगों का समर्थन लेना चाह रहे हो, तो इसलिए सारा विपक्ष उसने वापस उसी नारे को इमरान खान के चेहरे पे चस्पा कर दिया है कि भाई अब ये मोदी का यार है, मोदी की तरह बातें करता है। भाई देखिए, राहुल गांधी जब इस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं तो भाई हिंदुस्तान में भी चर्चा होती है ना, भाई पाकिस्तान की दलाली कर रहा है कांग्रेस पार्टी जी। लेफ्ट लिबरल जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। तो ये वहाँ की राजनीति का वो हिस्सा है। और चूंकि वहाँ पे भारत विरोधी होने के बजाय अगर आप भारत के साथ नजर आएंगे तो वहाँ चुनाव नहीं जीतेंगे। इतनी ज़्यादा कट्टरता, इतनी ज़्यादा जो है सेंसलेसनेस है पाकिस्तान के वोटर्स में। तो इसलिए पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोलकर इमरान खान ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।